हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू Q&A पार्ट 2। दिस साइड सीए पुलकित गुप्ता। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का कमेंट्स का जवाब देने आ गया हूं। जो भी आपने कमेंट्स किए मेरे प्रीवियस वीडियोस पे, सबको मैं एक एक करके एड्रेस करूंगा और उसका आंसर करूंगा। तो एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है कि आपका भी कमेंट का मैं आंसर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने वीडियोस बनाए हैं इंडियन टैक्सेशन के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, और मैंने दुबई के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, और इस्टोनिया पे भी मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया था जिस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो मैं कैटेगरी वाइज सारे कमेंट्स को लूंगा। तो अभी हम सबसे पहले टैक्सेशन को पकड़ते हैं, क्योंकि सबके लिए इंडिया में टैक्सेशन ही सबसे बड़ी सिरदर्दी है। तो इससे हम शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बाकी चीजों को भी हम कवर करेंगे। तो पहला कमेंट है कविता का। कविता बोलते हैं, सर अगर प्रॉफ फर्म पे आउट में 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पे कैसे टैक्स लगेगा और कितना लगेगा। तो देखिए, अगर आप 20 लाख रुपए तक का ही कर रहे हैं काम, तो एक चीज तो क्लियर है कि जीएसटी ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी ट्रिगर होता है जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है। अगर आपका एनुअली 20 लाख रुपए से पे आउट नहीं गया है, एनुअली मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल टू मार्च तक, तो आप पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब रही बात इनकम टैक्स की, तो देखिए, अगर आप यूएसडीटी में अपना पे आउट लेते हैं तो वो एज अ क्रिप्टो टैक्स माना जाएगा और उसके अंदर आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर आप उस पे आउट को अपने फिएट करेंसी की तरह लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं, तो वो आप उसको बिजनेस इनकम ट्रीट कर सकते हैं, 44AD में दिखा सकते हैं। 44AD में दिखाएंगे तो आप अपना उसमें टैक्सेशन कम कर सकते हैं। एंड अगर आपने 44AD का बेनिफिट ले लिया तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख से नीचे हो जाएगी, तो टैक्स ही नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी 20 लाख तक पे आउट है तो आप अपना जीएसटी भी बचा सकते हैं और उस पे इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं, अगर आपने पे आउट फिएट में लिया। अगर आपने फिएट की जगह क्रिप्टो में लिया तो आपको 30% टैक्स फ्लैट देना पड़ेगा 20 लाख के ऊपर। नेक्स्ट कमेंट है रानी देवी का। अगर मैं इंडिया से प्रॉफ फर्म से ट्रेडिंग करता हूं और 1 ईयर में 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट करता हूं, तो मुझे टैक्स आईटीआर फाइल करना होगा या नहीं, और किस चीज से विड्रॉ करना होगा, यूएसडीटी या बैंक अकाउंट। तो किस चीज से विड्रॉ करना होगा ये तो मैंने बता ही दिया है कि अगर आपका 20 लाख तक है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप बैंक अकाउंट में ही विड्रॉ करें। दूसरी बात, आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप इनकम करते हैं तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, चाहे आप टैक्सेबल इनकम के ब्रैकेट के अंदर आए या नहीं आए, आप अपनी आईटीआर फाइल करें। क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे और फ्यूचर में कोई नोटिस आ गया तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने अपनी इनकम प्रॉपर डिक्लेयर करी है एज पर रूल्स, एंड जो भी टैक्स लगा है, एप्लीकेबल है इंडिया के अंदर, वो मैंने पे किया है, या नहीं लगता तो मैंने नहीं पे किया। नेक्स्ट कमेंट है माफिया का। माई ब्रदर इज इन साइप्रस, ही विल क्रिएट एक्सएनएस अकाउंट ऑन हिज डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर आईडी पासवर्ड विद मी। आई विल ट्रेड फ्रॉम हियर एंड विल गेट विड्रॉ इन साइप्रस अकाउंट, देन ब्रदर विल ट्रांसफर डॉलर टू माई अकाउंट। तो देखिए, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई आपका ब्रदर या कोई रिलेटिव बाहर रहता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको अलाउ करता है ब्रोकर अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड जो भी उसका प्रॉफिट होगा आपको वो देता है, और रिलेटिव है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। एंड रिलेटिव की जो डेफिनेशन है वो 5627B में आती है। एंड जो भी आपको पैसा मिलता है अपने रिलेटिव से एज अ गिफ्ट, वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। एंड अगर आपने उसको अदर देन गिफ्ट दिखाया तो उस पर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा एज पर स्लैब रेट्स। नेक्स्ट कमेंट है आशीष वीर का। व्हाट इफ आई एम नॉट टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 182 डेज। तो मुझे लगता है कि आशीष जी ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं टैक्स रेसिडेंट इंडिया का हूं तो क्या टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, अगर मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग आउटसाइड इंडिया से कर रहा हूं। तो देखिए, अगर आप टैक्स रेसिडेंट है इंडिया के, आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रह रहे हैं, तो जो भी आपकी ग्लोबल इनकम है उस पर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका जो एक्सएनएस अकाउंट है किसी भी कंट्री में हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी टैक्स रेसिडेंसी किधर है, और उस हिसाब से आपको टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी और अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है अगेन आशीष जी का। सर कैन वी ओपन अ कंपनी इन दुबई एंड आफ्टर दैट मेक माई सेल्फ रिमोट वर्कर एंड गेट सैलरी इन दुबई अकाउंट और इंडियन अकाउंट। हाँ, कर सकते हैं। आप दुबई में कंपनी ओपन कर सकते हैं, उससे आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट वीजा ले सकते हैं, आपको एमिरेट्स आईडी भी मिल जाएगी। उस बेसिस पे आप एक्सएनएस अकाउंट खोल सकते हैं, क्रिप्टो अकाउंट भी खोल सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट होगा
आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट में, चाहे वो यूएई का पर्सनल बैंक अकाउंट हो या इंडियन बैंक अकाउंट हो। बट आपको यही चीज़ देखनी है, अगर टैक्स रेसिडेंसी इंडिया की है तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप यूएई से कर रहे हो और या यूएई के बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कॉइन एक्स का, डज योर कंसल्टेंसी ओपन एलएलसी इन डीएमसीसी अंडर बिजनेस एक्टिविटी 659998 ट्रेडिंग फॉर प्रोप्राइटरी अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स लुकिंग डू? तो हाँ, डीएमसीसी में भी आपको ये एक्टिविटी मिल जाएगी एंड इवन आपको ये सेम एक्टिविटी इफ्जा के अंदर भी मिल जाती है, मैदान के अंदर भी मिल जाएगी आपको। तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का आपको लाइसेंस मिल जाएगा। एंड अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो आपको वारा से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। वारा मींस वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके बिना कोई भी फ्री जोन आपको ट्रेड लाइसेंस नहीं देगी। तो हम करते हैं आपको डीएमसीसी में, इफ्जा में, मैदान में और भी बहुत सारी फ्री जोन में ये सेम एक्टिविटी का आपको लाइसेंस दिला सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है सौरभ दास जी का, वो बोलते हैं सर अगर आपसे कंपनी सेटअप किया फ्री जोन में और 1 साल बाद रिन्यूअल के टाइम किया, हेल्प कर देंगे या सिखा देंगे कैसे डॉक्यूमेंट रिन्यूअल करें लाइक एमिरेट्स आईडी, वीज़ा, ट्रेड लाइसेंस? सो देखिए, अगर आप मेरे थ्रू कंपनी सेटअप करते हैं दुबई के अंदर तो आपको रिन्यूअल की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिन्यूअल का हम लोग ध्यान रखते हैं कब आपका एक्सपायर होने वाला है ट्रेड लाइसेंस, मेरी टीम आपको रिमाइंडर देगी 1 महीने पहले ही और हम आपका लाइसेंस रिन्यू कराएंगे। और केवल ट्रेड लाइसेंस रिन्यू कराने की बात नहीं होती है, अब यूएई के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग भी मैंडेटरी हो गई है जो कि हर साल करनी है, तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे। हम आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, आपका सारा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, उसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा एंड जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे आपको बताएंगे कि आपको वहाँ यूएई के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स देना है या नहीं देना। जो भी होता है, टैक्स देना हो या नहीं देना हो, आपको कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग भी करनी पड़ेगी, तो वो भी हम करके देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश का। यश बोलते हैं आफ्टर सेटिंग अप अ कंपनी आई बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, देन ऑन व्हाट बेसिस कैन आई ओपन अ फॉरेक्स अकाउंट इन माय पर्सनल नेम और अंडर कंपनी? If I open it under the company, then I will have to pay corporate tax. But if I open a personal account, then the profit will be considered as my personal income. In that case, since I have already set up a company, do I need to inform a government that there is no business activity in the company? Will the government raise any issue if the company has no income, no profit, no loss? While I earn money personally, not company based income. So I am confused, please explain properly. तो देखिए, आपने इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला तो आपका क्वेश्चन ये है कि मैं एक्सएनएस अकाउंट खोलूंगा, वो पर्सनल के नाम पे खोलूं, कंपनी पे खोलूं? तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप रहेंगे कहाँ कंपनी सेटअप करने के बाद। आप यूएई में रहने वाले हैं या आप इंडिया में रहने वाले हैं। अगर आप इंडिया में वापस आके ट्रेडिंग करने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कंपनी के अकाउंट से ही करें। एंड अगर आप यूएई में ही रह के करना चाहते हैं ट्रेडिंग तो आप पर्सनल अकाउंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पर्सनल अकाउंट से करेंगे, कितना भी आपका टर्नओवर हो, कितना भी प्रॉफिट हो, वहां पे कोई भी टैक्स नहीं है पर्सनल के ऊपर। एंड हाँ, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है 9%, बट वो 3 मिलियन के ऊपर है। और आपको समझना है कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स कैसे लगता है, वो मैंने डिटेल में यूट्यूब वीडियो में समझा रखा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप पर्सनल से ट्रेडिंग करते हैं तो आप पूछ रहे हैं कि जो मेरी कंपनी है उसमें तो नील प्रॉफिट रहेगा, नील लॉस रहेगा, तो कैसे, कोई गवर्नमेंट इशू तो नहीं करेगी? नहीं, ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा। गवर्नमेंट नहीं पूछेगी आपसे कि आपने पूरे साल तो कुछ भी बिजनेस किया नहीं, तो उस ट्रेड लाइसेंस का आप क्या कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हाँ, हर साल आपको टाइमली रिन्यू कराना है अपना ट्रेड लाइसेंस, तो आपका कंपनी एक्टिव रहेगी और आपका जो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट है वो भी एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडी आरिफ अली का, क्या हम सिर्फ रेसिडेंट बनकर फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन? तो देखिए, विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, बट आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए। अब एमिरेट्स आईडी आपको मिलेगी कैसे? आपको वहाँ का वीज़ा लेना होगा, चाहे वो आप इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले सकते हो या गोल्डन वीज़ा ले सकते हो। तो गोल्डन वीज़ा लेने के लिए बहुत तरीके होते हैं। सबसे ईजी तरीका यही है कि आप 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करो रियल एस्टेट में, गोल्डन वीज़ा ले लो, आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ रह सकते हो, अपने पर्सनल अकाउंट से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट अगर आपके इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो तो अल्टीमेटली आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के रूट पे जाना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे मिलेगा? पहले आपको कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी और तभी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल पाएगा। एंड आपका कोई फ्रेंड है जिसकी ऑलरेडी कंपनी चला रहा है तो आप उससे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो भी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू कर सकता है। बट आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, आपका ऐसा कोई पर्सन नेटवर्किंग में है जो क्लोज रिलेटिव है, ऐसा वो कर सकता है, तो आप ऑब्वियसली अपने पर्सनल अकाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट रजिस्टरिंग द कंपनी इन यूएई। नेक्स्ट कमेंट है अंसारी जी का, आई हैव अ बैंक अकाउंट इन अबू धाबी
commercial bank in UAE. I am employ a company in UAE. Can I trade in forex? Yes, आप कर सकते हो. आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है, आपके पास यूएई का ऑलरेडी बैंक अकाउंट है, तो एमिरेट्स आईडी भी होगी, तो आप इजीली अपना फॉरेक्स ब्रोकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट कमेंट है गौरंग जी का. सर माई डाउट इज व्हेन आई सेट अप अ कंपनी फॉर फॉरेक्स कैन आई कम बैक टू इंडिया and trade freely and live 182 days in India, and how to pay tax on income I draw from my company account to my Indian account. See, आप कंपनी सेटअप कर सकते हो, वापस इंडिया भी आ सकते हो, अपने कंपनी के बिहाफ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, एंड उससे आप सैलरी मांग सकते हो अपनी कंपनी से कि मैंने अपना एक स्किल दी है और उसके बेसिस पे मैं सैलरी ले रहा हूँ. या आप इन्वॉइसिंग भी कर सकते हो अपनी इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन करके. तो जो भी आप इंडिया में इनकम ले रहे हो, जो भी आप पैसा ले रहे हो यूएई कंपनी से, उस पर आप इंडिया में डिक्लेयर कर सकते हो इधर एज अ सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम, और उस पर आप इंडिया पे जो भी टैक्स बनता है वो पे कर सकते हो. नेक्स्ट कमेंट है राजेंद्र किन्हाल की. वो बोलते हैं सर हांगकांग प्रोवाइड्स जीरो टैक्स इफ द कंपनी ऑपरेशन कम्स अंडर ऑफशोर एग्जम्प्ट. वी कैन इवन टेक आउट द डिविडेंड व्हेनेवर वी कैन. डू अ वीडियो ऑन हाउ टू ओपन अ forex trading company in Hong Kong since it is one of the largest financial hub and zero tax completely from the corporate level. Please guide us on how to repatriate the profit back to India. तो यस, हांगकांग भी टैक्स हेवन कंट्री है, वहां से आप अपना कंपनी सेटअप करके फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो. हांगकांग में जो टैक्स लगता है वो टेरिटोरियल सिस्टम है. टेरिटोरियल सिस्टम का मतलब ये है कि भाई अगर आप लोकली हांगकांग से ही पैसा अर्न कर रहे हो तो आपको वहां पे 16.5% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे. बट अगर आप ओवरसीज इनकम से प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको वहां पे टैक्स जीरो देना पड़ेगा. तो अब बात आती है कि आपका जो भी वहां पे फॉरेक्स ब्रोकर अकाउंट है वो कहाँ का है. अगर वो लोकली हांगकांग का है तो ऑब्वियसली आपने अंदर ही लोकली हांगकांग की कंट्री से ही अपने इनकम अर्न करी है, तो आपको उस पर 16.5% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा. बट अगर आपका कोई भी ब्रोकर अकाउंट बाहर का है जो हांगकांग में नहीं रजिस्टर्ड है, तो यस, आप अपनी इनकम पे टैक्स जीरो कर सकते हो. तो देखिए, मैं इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करो. अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगी तो मेरे को लगेगा कि आप हांगकांग में भी बहुत इंटरेस्टेड हो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए. तो उस पर भी मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा, कैसे आप वहाँ का वीज़ा ले सकते हो, कैसे आप कंपनी सेटअप कर सकते हो, कैसे वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो. एंड वहाँ का मैं आपको सारे जो बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर हैं उसका भी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको. तो आप कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा. नेक्स्ट कमेंट है प्रवीण मेहता जी का. ये बोलते हैं एज एन इंडियन रेसिडेंट इफ यू सेटअप ओन एनी कंपनी आउटसाइड इंडिया or you hold bank account outside India, then you have to disclose your complete information about your foreign company, its bank account, personal bank account outside India in your income tax filing. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अगर आप टैक्स रेसिडेंट हैं इंडिया के एज पर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो डेफिनेटली आप बाउंड हैं. आप जो भी इनकम करते हैं आपको इनकम टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी इंडिया के अंदर. और जब आप इनकम टैक्स फाइलिंग करोगे इंडिया में तो एक शेड्यूल है एफए करके जो बोलता है फॉरेन एसेट्स. फॉरेन एसेट जितने भी आप होल्ड करते हो, आप जितने भी बैंक अकाउंट होल्ड करते हो या प्रॉपर्टी होल्ड करते हो या इवन आप सिग्नेटरी भी होल्ड करते हो किसी बैंक अकाउंट में, वो आपको सारा डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो यही आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है. अगर आप अपनी रेसिडेंसी लूज कर दें इंडिया की एज पर सेक्शन 6, तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है. एंड जब आप नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे इंडिया के तो आपको शेड्यूल एफए फाइल करने की जरूरत नहीं है, इवन आपकी इंडिया में इनकम ही क्यों ना हो. तो यही एक टेक्निकल चीज है. लोग डायरेक्टली सोचते हैं कि भाई यूएई के कंसल्टेंट से हम कंपनी सेटअप कर लेते हैं और वहां जाके अपना फॉरेक्स और क्रिप्टो कर लेंगे और हमें इंडिया में कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा और पता भी नहीं चलेगा. मैं इसमें बोलूं, आपको टीआरसी भी चाहिए होता है. टीआरसी पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप यहां से देख सकते हो. तो ये भी बहुत जरूरी है अगर आपको इंडिया में अपनी आईटीआर फाइलिंग अवॉइड करनी है या अपना जो भी फॉरेन एसेट का डिस्क्लोजर है वो भी आपको नहीं देना. तो देखो, प्रॉपर आप कंसल्टेंट ऑप्ट करो जो इंडिया का भी लॉ जानता है और यूए का भी लॉ जानता है, एंड तभी आप आगे मूव करो कि आपको किसी फॉरेन कंपनी में अपनी कंपनी सेटअप करनी है, बिजनेस करना है या फॉरेक्स क्रिप्टो या जो भी आप करना चाहते हो. नेक्स्ट कमेंट है पिप्सम की. अंडर द अमेंडेड इनकम टैक्स एक्ट, द रीसेंट CBDT guidance, the Indian Income Tax Department can tax foreign company if certain residency and place of effective management, which is also known as POEM,
condition are met, especially when the Indian owner is a resident in India and control the company from here. Plus, this e-residency does not allow to travel in Estonia. You need to apply for fresh visa. Taxation system in Europe is worst. तो देखो आपने दो तीन चीजें इसमें बोल दी हैं। एक तो आपने बोला है कि भाई इस्टोनिया में कंपनी बना ली एंड आप वहां के रेसिडेंट नहीं हो तो पोयम ट्रिगर करेगा। देखो पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर ये प्रूफ हो गया कि आप इंडिया से बैठ के ही काम कर रहे हो सारा का सारा, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में माना जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। बट इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप पे टोटल टैक्स इंडिया में ही लगेगा और आप दूसरी कंट्री में भी टैक्स दे रहे हो। हर कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटी होती है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। तो अगर आपने एक कंट्री में टैक्स दे दिया तो दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा। तो केवल पोयम का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स लग जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप दूसरी कंट्री में अपना ऑफिस खोलते हो, बिजनेस कंपनी सेटअप करते हो, तो आप ये भी दिखा सकते हो कि भाई मैं बिजनेस वहां से कर रहा हूं, मैंने वहां पे स्टाफ हायर करा है। और आपको स्ट्रेटेजिकली ये चीज करनी पड़ेगी, उस कंट्री का लोकल हायर करना पड़ेगा जो आप दिखा पाओ कि हाँ जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो उस पर्टिकुलर कंट्री से है। लाइक आपके केस जो आपने कमेंट करी है एस्टोनिया के बारे में, तो आप एस्टोनिया में दिखाओगे कि आपकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एस्टोनिया के अंदर ही है, वहां मेरा स्टाफ बैठा है और वो काम कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। तो ये चीज आप दिखा सकते हो। यस, अगर आप वहां से पैसा विड्रॉ करोगे तो अल्टीमेटली यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बट जो कंपनी एस्टोनिया में रजिस्टर्ड हुई है और उसने प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया है, तो उसका जो टैक्स लगेगा वो एस्टोनिया में ही लगेगा, क्योंकि जो एस्टोनियन कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो एस्टोनिया में हुई है, ना कि इंडिया में। इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट उसकी शेयर होल्डिंग एक इंडियन रेसिडेंट ओन करता है। एंड अगर वो ऑब्वियसली बात है डिविडेंड लेगा तो इंडियन शेयर होल्डर उस पर टैक्स देगा इंडिया के अंदर। दूसरा आपने पूछा कि ई रेसिडेंसी से आपको ट्रैवल अलाउ नहीं होता एस्टोनिया में। यस, देखिए ई रेसिडेंसी बस आपको एक परमिट कर रहा है कि आप एस्टोनिया के अंदर रिमोटली आप कंपनी सेटअप कर सकते हो। देखिए अगर आपको दुबई में कंपनी सेटअप करनी है तो ऑब्वियस ये बात है आपको वहां जाना पड़ेगा बैंक अकाउंट खोलने के लिए, आपको वीजा चाहिए, एमिरेट्स आईडी चाहिए। वहां पे ये चीज किल करता है। अगर किसी को दुबई कंपनी सेटअप करना बहुत कॉस्टली लग रहा है और उसको लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा और उसके पास टाइम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में एस्टोनिया की ई रेसिडेंसी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, इंडिया में बैठे बैठे ही आपको ई रेसिडेंसी मिल जाएगी। और इस बेसिस पे आप एस्टोनिया में रिमोटली कंपनी भी सेटअप कर सकते हो और अपना बैंक अकाउंट भी सेटअप कर सकते हो। और अगर आपको एस्टोनिया जाना ही है तो देखिए एस्टोनिया में कंसेप्ट होता है टीआरपी का और आरपी का। तो टीआरपी मींस टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट और एक होता है परमानेंट रेसिडेंसी परमिट। तो पहले आपको टेम्पररी मिलेगी, आप उसमें 2-3 साल में रहोगे। जब आपको देख लिया कि हाँ आपका जो भी रिकॉर्ड है वो अच्छा है, उसके बेसिस पे आपको परमानेंट रेसिडेंसी भी मिल जाएगी। और इवन 5 साल के बाद आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक प्रॉपर चैनल है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एस्टोनिया में रहना ही है। बट ई रेसिडेंसी का पर्पस ही अलग है। किसी को रिमोटली काम करना है तब ई रेसिडेंसी अप्लाई करेगा कोई बंदा, अगर उसको रहना ही हो तो सीधे पीआर ही अप्लाई कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है अतुल कुमार का। अतुल कुमार बोलते हैं कैन वी ट्रेड यूएस मार्केट फ्रॉम कंपनी अकाउंट इन एस्टोनिया। तो देखिए अगर आप कंपनी सेटअप कर लेंगे एस्टोनिया के अंदर तो बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव ब्रोकर है, वो बहुत फेमस है। एक सैक्सो बैंक है एस्टोनिया के अंदर, उसके थ्रू भी आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ऑनलाइन मूवीज। वो बोलते हैं एक्सनेस डज नॉट प्रोवाइड इट्स सर्विस इन एस्टोनिया। हाँ, एक्सनेस अलाउड नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है एस्टोनिया का, क्योंकि एस्टोनिया फॉल करता है यूरोप के अंदर एंड यूरोप में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगता है MFIID2 का, तो वो एक्सनेस फुलफिल नहीं कर पाया है। उसके एक्सनेस के पास साइप्रस का लाइसेंस तो है, बट यस यूरोप का लाइसेंस नहीं है, इसलिए एक्सनेस अभी अवेलेबल ही नहीं है एस्टोनिया के अंदर। नेक्स्ट कमेंट है AOI की। वो बोलते हैं कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताएं जो एक्सनेस जैसा हो, जैसे एस्टोनिया की रेसिडेंसी से ट्रेड करा जा सकता है। तो देखिए वहां पर भी काफी फॉरेक्स ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हो गया पेपर स्टोन, सैक्सो बैंक, HFM। तो इसके अंदर आप अपना ब्रोकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है उमेश का। सर किसी इंडिया के पर्सन ने दुबई का इन्वेस्टर वीजा लिया होगा तो क्या वो एस्टोनिया की भी रेसिडेंसी वीजा ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। मल्टीपल कंट्री का आप वीजा अप्लाई कर सकते हो साइमल्टेनियसली और उसको एक्टिवली अपना होल्ड भी कर सकते हो। तो आप बिल्कुल एस्टोनिया का वीजा ले सकते हो अलॉन्ग विद योर यूएई रेसिडेंसी, बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट है सत्य कुमार का। ये बोलते हैं दिस गाय इज मिसलीडिंग, यू पे 20% ऑन ऑल डिविडेंड एंड विड्रॉल फ्रॉम योर प्रॉफिट। भाई देखो मिसलीडिंग उन लोगों के लिए होता है जिसके पास हाफ नॉलेज होती है, यही तो बात है
कि आप नहीं समझते हो कि कंसल्टेंसी भी नाम की कोई चीज़ होती है, किसी के पास नॉलेज है तो उससे कंसल्टेंसी भी ली जाए। बस आप चैट जीपीटी से सर्च कर लेते हो और सोचते हो कि भाई आपको पता लग गया कि कहाँ टैक्स लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, और किसी को भी मिसलीडिंग बोल देते हो। देखो, मैंने वीडियो में बहुत क्लियरली बोला है कि इस्टोनिया में टैक्स है, और मैंने इतना ही बोला है जितना आपने कमेंट में बोला है, 20% टैक्स लगता है अगर कोई भी शेयर होल्डर विड्रॉ करता है। बट इसके बहुत तरीके होते हैं टैक्स बचाने के, ये भी मैंने चीज़ बोला था। अगर आपको जानना है तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर, मैं डेफिनेटली इसका आंसर दूंगा और बताऊंगा कैसे टैक्स सेव करते हो। खुले में सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं दोस्त, और अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे क्या किसका टैक्सेशन है तो आपको जरूर पता लगेगा कि कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हो। विड्रॉ करने पे ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने एज अ अपना डिविडेंड विड्रॉ किया है। बट और भी तरीके होते हैं, आप उसको एज अ एक्सपेंस बुक कर सकते हो, एज अ सैलरी ले सकते हो। अगर मान के चलो आप शेयर होल्डर हो और आप डायरेक्टर भी हो कंपनी में, अपना स्किल दे रहे हो और आप उसमें सैलरी लेते हो, तो क्या सैलरी पे टैक्स लगेगा एस्टोनिया में? अब ये भी चैट जीपीटी करके देख लेना। नेक्स्ट कमेंट है इवान की, यू नो दैट वाईटी चैनल इज अ स्कैम व्हेन दे कॉल एस्टोनिया कंपनीज टैक्स फ्री। अगेन सेम मैं कह रहा हूँ, 20% टैक्स लगता है, बाकी चैट जीपीटी करके देख लेना। नेक्स्ट कमेंट है डार्क लॉर्ड का, सर बट अगर आप प्रॉप फर्म से पे आउट बैंक में यूएस डॉलर की फॉर्म में आता है किसी फॉरेन बैंक से, तब तो अगर 20 लाख से ऊपर है तब तो जीएसटी जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज देन ये तो एक्सपोर्ट और सर्विस के अंडर फॉल करेगा। तो देखिए, अगर 20 लाख से ऊपर है तो एक बात तो सिंपल है कि भाई आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट ट्रिगर कर गई है। अब आपने जैसा बोला कि एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये लिखा है आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर, और इसमें कुछ कंडीशंस है। अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल कर ली तो आपका वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा एंड उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप उस कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, उस बेसिस पे आपका टैक्सेशन नहीं लगेगा अगर आपने फुलफिल कर दी। बट स्टिल अगर टैक्स नहीं लगेगा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा एंड आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जो भी आपने पे आउट लिया है मंथली बेसिस पे, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज ए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एंड उस पर हो सकता है कि अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर ली, टैक्स ना पे करना पड़े, बट आपको टैक्स फाइलिंग तो करनी पड़ेगी ऑन अ मंथली बेसिस। नेक्स्ट कमेंट है मानवी रांधवा की, प्लीज रीड द लॉ, इनकम टैक्स फ्री नहीं होगी इफ यू आर नॉट लिविंग इन इस्टोनिया एंड पेइंग टैक्स इन इस्टोनिया। इस्टोनिया विल शेयर ऑल योर अर्निंग डेटा with India where you are probably living, or the country whose passport you hold, India will tax that income. In addition, European laws are most weird in the world. You really need to learn them or employ some good accountant there to keep a track of the business. The e-residency does not give you permission to travel to Estonia. You still need to go through the whole visa process, so I don't see a real point of e-residency. तो देखिए, मैं इसका आंसर ऑलरेडी कर चुका हूं कि ई रेसिडेंसी सॉल्यूशन ही नहीं है अगर आपको एस्टोनिया में जाना है। एस्टोनिया में अगर आपको ऑफशोर कंपनी बनानी है तभी आपके लिए ई रेसिडेंसी बेनिफिशियल है, अदरवाइज ई रेसिडेंसी रूट से मत जाओ, सीधे आप पीआर अप्लाई करो एंड उसके बाद अपनी कंपनी सेटअप करो, तो वो भी एक रूट है और ऐसे भी आप कर सकते हो काम एस्टोनिया के अंदर। एंड बात रही डेटा शेयर की, देखिए अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर कंट्री का टैक्स रेसिडेंसी है तो वो कंट्री आपकी होम कंट्री से या लोकल कंट्री से आपका डेटा शेयर नहीं करेगी, चाहे वो यूएई हो या एस्टोनिया हो या XYZ कंट्री हो। अगर आपने वहाँ का टीआरसी ले लिया तो आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि हर कंट्री का एक टीईए एग्रीमेंट होता है, टैक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट, और उसमें यही बोला जाता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से डेटा मांग सकती है अपने रेसिडेंट का। अब रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या है? वो इंडिविजुअल उस कंट्री की टैक्स रेसिडेंसी की क्लॉज में फॉल होना चाहिए। अगर वो फॉल ही नहीं होगा तो पर्टिकुलर कंट्री दूसरी कंट्री को डेटा एक्सचेंज ही नहीं करेगी। नेक्स्ट कमेंट है आसिफ अली की, आई गॉट ई रेसिडेंसी ऑफ इस्टोनिया इन 2015 बट अनेबल टू फिजिकली पिकअप ऑफ कार्ड विच वॉज मैंडेटरी एट दैट टाइम ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ वीजा, हेंस नो यूज। तो देखो, पहले का तो मुझे पता नहीं, बट अब बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप ई रेसिडेंसी अप्लाई करते हो एस्टोनिया की तो आप कलेक्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर ही एम्बेसी से। तो एस्टोनिया की एम्बेसी हैदराबाद में है, मुंबई में है और दिल्ली में भी है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हो। आपको एस्टोनिया जाने की जरूरत नहीं है अपना ई रेसिडेंसी कार्ड कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है स्काई बाबा का, वो बोलते हैं क्रिप्टो ट्रेडर अप्लाई करें कंपनी या आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाकर वहां पर अप्लाई करें, गाइड करो आप।
तो देखिए, अगर आपको एस्टोनिया में कंपनी बनानी है तो आपको पता हो ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहते हो या आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना चाहते हो या आपको प्रॉपर प्रोप्राइटरी क्रिप्टो ट्रेडिंग ही करनी है। तो जो भी आपको करना है सब अलाउड है वहाँ पे। आप अपना ई रेसिडेंसी लोगे, उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेके अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो। एंड एस्टोनिया में बहुत ही अच्छी अच्छी बैंक्स हैं जो क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, मतलब यूएई से भी अच्छी डिजिटल बैंक्स हैं जो क्रिप्टो में ही डील करती हैं। तो मैंने जो एस्टोनिया बेस्ड जो बैंक्स हैं उसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप जब भी कंपनी सेटअप करें एस्टोनिया के अंदर तो डायरेक्टली वहां से आप बैंक अकाउंट अपना अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है उत्कर्ष का। उत्कर्ष बोलते हैं, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन गिफ्ट सिटी, आई हैव रिसर्च अबाउट इट विद द एआई, इट सेज that we can trade forex legally while being in India by opening an IFC broker account in Gift City. Example Anand Rathi, in which we can trade indices, some cross currency pairs like Euro USD, GBP USD, etc. वन कॉइन एक्स का भी सिमिलर कमेंट है। वो बोलते हैं, मैंने सुना है गिफ्ट सिटी में जीरो टैक्स है होगा और गिफ्ट सिटी एक्सचेंज में फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग हो सकती है। तो देखिए, आप गिफ्ट सिटी से ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि गिफ्ट सिटी में आईएफएससी अप्रूव बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे कि आनंद राठी हो गया, आईआईएफएल हो गया, मोती ओसवाल हो गया। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे बहुत ज्यादा कंडीशन है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि अगर आप वहां ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको जो भी पैसा डिपॉजिट करना है वो फॉरेन करेंसी में करना है, जैसे कि यूरो हो गया, यूएसडी हो गया। आप आईएनआर से पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। और अगर आप सोच रहे हैं यूएसडीटी से कर लेंगे, जैसे कि आप एक्सनेस से कर लेते हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। आपको प्रॉपर फॉरेन करेंसी लेके आनी पड़ेगी। प्लस आपका जो भी प्रॉफिट बनता है जब उसको रिपैट्रिएट करेंगे अपने पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उसमें भी कंडीशंस हैं, क्योंकि माना जाता है, क्योंकि गिफ्ट सिटी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और उसको माना जाता है कि ये इंडिया से बाहर है। तो जो भी पैसा गिफ्ट सिटी से इंडिया में आ रहा है तो माना जाता है कि वो फॉरेन रेमिटेंस हो रही है, और फॉरेन रेमिटेंस हो रही है तो एलआरएस लिमिट भी ट्रिगर होती है। एंड प्लस क्योंकि आप इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप इंडिया का टैक्सेशन अवॉइड नहीं कर सकते हो। इंडिया में जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप सोचते हो कि एस्टोनिया में कर लोगे या दुबई में कंपनी सेटअप करके कर लोगे। एंड अगर आपको इंडिया का टैक्स से कोई टेंशन नहीं है, आप इंडिया में टैक्स प्रॉपरली पे करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए गिफ्ट सिटी एक गोल्डन ऑप्शन है। आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको उस पर डिटेल वीडियो चाहिए, प्रॉपर वॉक थ्रू चाहिए, कैसे आप अपना वहां पे कंपनी सेटअप करके या डायरेक्टली एज अ इंडिविजुअल ब्रोकर अकाउंट ओपन करके फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो और कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। आप कमेंट करना, अगर 1000+ कमेंट आती हैं तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स जो हैं कवर कर लिए होंगे, और आप आगे ऐसे ही कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाया था Q&A के ऊपर, और ये मेरा सेकंड वीडियो है। और मैंने सोचा कि हर मंथ में एक Q&A वीडियो तो जरूर बनाऊंगा। जो भी आपकी कमेंट्स आती हैं उसको मैं कवर करूंगा। तो आप ऐसे कमेंट करते रहिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।